हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम नज़दीक है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपका मंडे को ही होने वाला है और तैयारियां जम शम के चल रही होंगी। बच्चे एकदम रिवीजन में लगे होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या टॉपिक छोड़ दें सर, क्या 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 अभी देख लें। तो माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं। अभी तो बच्चों मैंने लास्ट जो आपके लिए वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपका मेन डन करा दिया था। उसके सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास के अंदर न्यूमेरिकली सॉल्व कराए थे। बिल्कुल जाके उसको देख लो, सॉल्व कर लो, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, वहां से क्वेश्चन आएंगे। एक होमवर्क मैंने वहां छोड़ा था आपके लिए कि प्यारे बच्चों मेरिट्स और डिमेरिट्स जरूर करके जाना मेन के, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की क्लास में मैं आपको थोड़े से जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं आपके स्टैटिस्टिक के वो कवर करा पा रहा हूँ। और बड़ा अफसोस है इस बार की थोड़ा चैनल के लेट स्टार्ट होने की वजह से मैं सारी वीडियो आपके पास अपलोड नहीं करा पाया, वरना मैं आपकी पूरी तैयारी करा था। चलिए बिना लेट किए हम क्या करते हैं, फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको फटाफट समझते हैं, वन शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें हम बात करेंगे कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स की और फिर बात करेंगे हम स्टैटिस्टिक की। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातों की जो इकोनॉमिक्स में समझने हैं हमें। तो सबसे जो पहला पॉइंट हमें समझना है कि इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया होगा। देखो इकोनॉमिक्स का जो मेन फंडा है, जो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन है, रिसोर्सेज को जो बांटने की समस्या है, उसको रिजॉल्व करना ही सबसे मेन टास्क है। अब यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो हमारी स्टडी करती है कि किस प्रकार सोसाइटी में हम एलोकेट कर सकते हैं अपने स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर क्यों बोलते हैं बच्चों, स्केयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर उनकी सप्लाई। सप्लाई के मुकाबले जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें स्केयर कहा जाता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम गुड्स। और ये रिसोर्सेज कहाँ लग रहे हैं सोसाइटी में, गुड्स को बनाने में। इन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है, फिर हम उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। ठीक है, सर्विस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। हमारे रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, वो प्रोडक्ट बन के कहा जा रहा है कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर को क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो बस इसी चीज को बैलेंस करता है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये हो गया आपका मेन छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हो गए। अब अगला आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है जो गुड्स और सर्विस दोनों को कंज्यूम करता है। किस चीज के लिए? सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, सिर्फ अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये देखिए महतरमा जो है ये गई हैं शॉपिंग करने के लिए। क्यों गई हैं? अब इनको अपने अकॉर्डिंग जो कपड़े लेने होंगे वो खरीद के लेकर ये आ रही हैं। मेन क्या है, चाहे इन्होंने कोई भी गुड्स खरीदे हो, सिर्फ किस लिए खरीदे हैं? अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए कि हाँ जी त्योहार आ रहे हैं, हम ये कपड़े लेंगे, हम वो सामान लेंगे। तो कंज्यूमर कौन है? ये क्या है? ये कंज्यूमर हैं जो गुड्स परचेस करके ला रही हैं। क्यों ला रही हैं? क्योंकि इन्हें आने वाले किसी फंक्शन में पहनने उन कपड़ों को, सिंपल सी भाषा में अपने जो वो है ना वांट्स, उन्हें सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो हमारे कंज्यूमर क्या होते हैं? वो गुड सर्विस कंज्यूम करते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए। उसके बाद कंजप्शन क्या है? कंजप्शन एक प्रोसेस है। कंजप्शन क्या है बच्चों? कंजप्शन एक प्रोसेस है बच्चों, प्यारे बच्चों। ठीक है, और इस प्रोसेस की खास बात क्या है? देखिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया हुआ है, खैर यहाँ पे नहीं हो पाया एग्जांपल प्रॉपर सेट, तो बस इसको आम भाषा में समझिए। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है यूजिंग अप यूटिलिटी का मतलब होता है, हम सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं अपने यहाँ पर। सेटिस्फेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूटिलिटी बोलते हैं। हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं, हम सर्विस कंज्यूम करते हैं ताकि डायरेक्ट हम क्या हो सके, हम डायरेक्ट सेटिस्फाई हो सके और अपनी वांट्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। अब देखिए कंजप्शन एक प्रोसेस है। ठीक है, हम कोई चीज क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी जो नीड है या अपनी जो ग्रीड है या जो अपनी वांट्स है उसे ताकि क्या कर सके, पूरा कर सके। भाई मैं बर्गर इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी क्रेविंग हो रही है। तो कहने का मतलब है कंजप्शन क्यों कर रहा है कोई इंसान, क्यों बैठ के खा रहा है? किसी को भूख लगी है वो इसलिए खा रहा है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है वो सामान, टेस्टी लग रहा है तो वो इसलिए खा रहा है। तो कंजप्शन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से लोग चीजों को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं ताकि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। मैं लोगों से पूछूंगा कि आप क्यों खा रहे हो इस चीज को, तो सिंपल सी भाषा में यही कहेंगे कि जी हम अपनी वांट्स को क्या कर रहे हैं, हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यूटिलिटी वैल्यू ऑफ ए गुड्स मींस इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। गुड्स और सर्विसेज में
एक कैपेसिटी होती है कि वो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अब एक बच्चा भूखा है, आप एक बात को बहुत ध्यान से समझना, एक बच्चा मान लो भूखा है, अब उसको सीधी सी चीज है, उसको क्या चाहिए, उसे खाना चाहिए। तो उस खाने में ही वो बात है, अगर मान लो अगर मैं बच्चे को बोलूं, बहुत ध्यान से समझना, मैं बच्चे को बोलूं कि बेटा ले खिलौना ले ले, अभी वो भूखा बैठा है, वो रो रहा है, वो अब मैं उसको कह रहा हूँ ले खिलौना ले ले, तो क्या वो सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं, उसको जरूरत है गुड्स कंज्यूम करने की। तो गुड्स हो गई। अब जैसे मान लीजिए जो बच्चे हैं, जैसे मान लो किसी का एग्जाम है, मंडे को लगा पड़ा है, तो वो सीधी सी बात देखेगा ना कि एक कोई अच्छा टीचर मिल जाए और वो मुझे पढ़ा दे, वो सर्विस लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस सर्विस से वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो लोग गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, और गुड्स और सर्विसेज में वो पावर है जो आपकी वांट्स को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है बच्चों। ठीक है, तो कंज्यूमर एक व्यक्ति है जो गुड्स सर्विसेज खरीदता है सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। कंजप्शन यानी खाना या सर्विस लेना, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सिर्फ सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर एक ऐसा आदमी है जो प्रोड्यूस करता है किसको, गुड्स को, सर्विस को। और क्यों करता है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस? ताकि जनरेट कर सके क्या, इनकम। पैसा कमाने के लिए वो गुड्स सर्विसेज बनाकर बेचता है। एक दुकानदार जो गली में खड़ा है, सामान बेच रहा है, क्यों खड़ा है, पैसा कमाने के लिए। तो सिंपल सी चीज है, जो पैसा कमाने के लिए खड़ा है वो क्या है, वो है हमारा प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर कौन है? एक ऐसा इंसान जो सेटिस्फेक्शन को पूरा करना चाह रहा है। कंजप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वांट्स पूरी करते हैं कंज्यूम करके चीजों को। प्रोड्यूसर क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो गुड सर्विसेज बना के बेच रहा है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए बच्चों? पैसा कमाने के लिए। वो निकला ही बाहर है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या है, आम भाषा में प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन होता है बच्चों एक प्रोसेस। ठीक है, मान लीजिए ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, सपोज करो ये एक फैक्ट्री है। ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, इस फैक्ट्री में हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, और रॉ मटेरियल यूज करते हैं, फैक्ट्री उसे कन्वर्ट वगैरह करेगी, और वो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों फिनिश गुड्स में। किस में हो जाएगा बच्चों? वो फिनिश गुड्स में हो जाएगा। ठीक है, जो केचप इंडस्ट्रीज हैं जो केचप बना रही हैं, ठीक है, वो क्या करती है, वो टमाटर यूज करती है कच्चे माल पे, उसे कन्वर्ट करती है, पैकेट में पैक करती है और केचप बना के रेडी कर देती है। ठीक है, जैसे किसान वगैरह के जो जैम वगैरह आते हैं वो सब यही तो प्रोसेस कर रहे हैं। क्या करते हैं, कच्चा माल लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, बना के बेच देते हैं। तो प्रोडक्शन यही है। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाऊं, जैसे एक हलवाई की मैं बात करूं, अगर हलवाई से कहे, जब वो ब्रेड पकौड़ा बना के बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ब्रेड यूज कर रहा है, आलू यूज कर रहा है, उसे प्रोसेस कर रहा है, हाफ फ्राई करके रेडी करके रखता है, जैसे कस्टमर आता है उसे सर्व करके दे देता है। ये सब क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, ये कच्चे माल को किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट करते हैं जो वैल्यूएबल है, जो खाने लायक है, जो यूज करने लायक है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग्स में। ठीक है, जिससे लोगों की यूटिलिटी बढ़ती है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। मतलब कहने का मतलब है वो चीज जो बनाई जा रही है फैक्ट्री, बाद में वो कंज्यूमर के यूज करने लायक बन जाती है। तो ये प्रोसेस है जिसमें कच्चे माल को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, तैयार माल में, उसे ही प्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, सेविंग क्या होती है? सेविंग क्या होती है? सेविंग हमारी इनकम का वो पार्ट होता है जो हम खर्च नहीं करते। हमारी, जैसे मैं 10,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, मैंने 8,000 खर्च कर दिया, 2,000 नहीं खर्च करा, उसे ले जाकर मैंने अपने गुल्लक में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? गुल्लक में। तो जो पैसे मैंने इस गुल्लक में डाल दिए वही तो सेविंग है। तो देखो सेविंग की डेफिनेशन क्या लिखी है, इसमें लिखा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, मेनी ऑफ अस आर सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। देखो, जो सेविंग करते हैं वो सेवर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है ना, और देखो लिखा है कि पार्ट ऑफ अवर इनकम फॉर द फ्यूचर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर एंड बॉन्ड्स टू जनरेट इनकम। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर है, लोग आज पैसे बचाएंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर उसी से भविष्य में चल के क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, फिर वहां से क्या जनरेट करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में लिंक है कि नहीं है? जब चार पैसे बचाओगे नहीं तो इन्वेस्ट क्या करोगे बेटा? पहले चार पैसे बचाना सीखो, फिर इन्वेस्ट करना सीखो, फिर कमाना सीखो। पर अगर एग्जाम में आता है कि सर सेविंग्स क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि इनकम का वो पार्ट जो हम खर्च नहीं करते वो सेविंग है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, उसी सेविंग के पैसे को हम आगे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि फर्दर इनकम जनरेट कर सके। जनरेट इनकम, या जनरेट इनकम, हम इनकम जनरेट कर सके। इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और जहां वो कहां से पैसा आता है, वो सेविंग से ही आता है पैसा। उसी सेविंग के पैसे को निकाल के आप इन्वेस्ट कर दो, ऐसी जगह लगाओ जहां से पैसा कमा सको। ठीक है,
अब अगला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? देखो, ऐसे वर्क जिसमें हमारी, पहली बात तो कोई भी आप काम करो, मैं आम भाषा में बता दूं, ऐसे काम जिसमें आप चार पैसे कमाओ, वो मतलब वो हर काम जिसमें आप इनकम जनरेट कर सको, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इसको दो एग्जांपल समझेंगे। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, अगर मैं दो टाइप से टीच करूं, अगर मान लो मैं किसी को सोशल वेलफेयर के लिए एनजीओ में पढ़ाऊं जाकर, तो ये हो गया आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि पर्पस पैसा कमाना नहीं है। पर अगर मैं अपने किसी ऑफलाइन कोचिंग में या कहीं और टीच करूं जहां पे मुझे कुछ फीस मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, स्केयर मीन्स ऑफ रिसोर्सेज है, वो यूज होते हैं। ठीक है, और हम इस पर्पस से इनकम कमाते हैं। देखिए, रिसोर्सेज तो हर जगह यूज होते हैं, कोई भी काम करोगे वहां रिसोर्सेज यूज होना ही होना है। और पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना। जितने भी लोग आज की डेट में, चाहे कोई रेडी लगा के सामान बेच रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, सबका पर्पस है इनकम जनरेट करना। सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हैं। यानी कि वो हर व्यक्ति मतलब वो हर काम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा जिसमें रिसोर्सेज यूज होते हो, और जहां पे आदमी का मोटिव है पैसा कमाना, इनकम जनरेट करना, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज ही वहीं लगाते हैं जहां हम पैसे कमा सके। अब कोचिंग चलाने में भी बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं बेटा, पैसा लग रहा है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, हमारी रॉ मटेरियल्स वेस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज वहां यूज हो रहे हैं। और पर्पस क्या है कोचिंग जाने का? चार पैसे कमाना। अब एक दुकान वाला भी रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा है, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज कर रहा है, उसका भी क्या पर्पस है? पैसा कमाना। तो यही सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। थ्री प्रिंसिपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तीन प्रिंसिपल एक्टिविटीज हैं, एग्जाम में आ सकती है, नहीं भी आई कोई बात नहीं, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला वर्क होता है कंजप्शन। क्या होता है? कंजप्शन। करता कौन है? करता है सर ये प्रोड्यूसर। कौन करता है बच्चों? ये करते हैं प्रोड्यूसर। कौन करते हैं? ये काम करते हैं हमारे प्रोड्यूसर। जैसे देखिए, यहाँ बाजू में एक, मान लो ये राम नाम का बच्चा है, ये क्या कर रहा है? बैठ के कुछ खा ही रहा है। ठीक है, सॉरी, कंजप्शन प्रोसेस है, मैं यहाँ पर प्रोड्यूसर लिख रहा हूँ, मेरे को कंज्यूमर लिखना चाहिए, कंज्यूमर। ठीक है, ये काम करते हैं कंज्यूमर। देखिए, ये कंज्यूमर है ना राम, बैठ के टेबल पे खाना लगा हुआ है, वो भी खाना खा रहा है। ठीक है, तो कंजप्शन क्या है? जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, हमारे जो इंसान है, ठीक है, वो कंज्यूमर है, और ये क्या करते हैं? ये बायर भी हैं बेचारे। ठीक है, ये गुड्स को और सर्विसेज को यूज करते हैं सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन और वांट्स को पूरा करने के लिए। अब ये क्यों खा रहा है भाई? इसको क्रेविंग है, कहीं होटल में बैठ के खा रहा है, देखो। तो कहने का मतलब है सिंपल सा है कि जो अपनी ये नीड है या अपनी वांट्स को है, वो पूरा कर रहा है उसके खाने के थ्रू। ठीक है, बच्चे ट्यूशन इसलिए जा रहे हैं, बच्चे डॉक्टर के पास इसलिए इलाज कराने जा रहे हैं क्योंकि वो बीमार है, और किसी को कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो वो कोचिंग जाके लगवा रहा है अपना। ठीक है, किसी का केस लगा पड़ा है तो वो वकील हायर कर रहा है। तो लोग सर्विस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सभी को अपनी जरूरतें पूरी करनी है, सभी की अपनी वांट्स है। तो कंज्यूमर क्लास ही ऐसी है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करती है सिर्फ अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, यहाँ कंजप्शन क्या करता है? कंजप्शन तीन एक्टिविटीज में सबसे पहला काम आता है कंजप्शन। जो करता कौन है? कंज्यूमर करता है। क्यों करता है? अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। As consumer people have limited means while their wants are unlimited। इनके पास चीजें तो लिमिटेड है, लिमिटेड चीजों में ज्यादातर इनके पास क्या आता है? पैसा। पैसे को मैं हमेशा क्या कहता हूं? इनके लिए लिमिटेड है। ठीक है, पर इनकी जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड। भाई पैसा तो लिमिटेड है लोगों के पास, बट वांट्स तो बहुत ज्यादा है ना। अब कहने का मतलब है, अगर एक बच्चे को 100 रुपए दिया जाए और उसको कहा जाए जाओ मेले में घूम के आओ, अब सोच के देखो, 100 रुपए उसकी जेब में लिमिटेड पैसा पड़ा हुआ है, और मेले में क्या कुछ नहीं है, कितना सब कुछ सामान बिक रहा है, कितने सारे झूले लगे पड़े हैं, तो वो कितनी वांट्स पूरी कर पाएगा? और कहने का मतलब है, एक बच्चे के पास वांट्स इतनी ज्यादा है, वो हर चीज खरीदना चाहता है इस दुनिया में। वो मेले में जाने के बाद कहेगा वो भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, वो सामान खरीदना है, वो सामान खरीदना है, उस झूले पे झूलना है, उस झूले पे झूलना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है पैसे लिमिटेड है और वांट्स बहुत ज्यादा है। तो हमारे कंज्यूमर क्लास में क्या है? हाउ डू दे एलोकेट देयर गिविंग मीन्स ऑफ इनकम टू द परचेस ऑफ इंडिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट देयर सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमाइज्ड। मैक्सिमाइज मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पैसे कम है, वांट्स बहुत ज्यादा है, हम कैसे उसे सजेशन दें कि भाई तू ये सामान खरीद ले। देखो, अपने पैसों से वो कभी अपने आप को प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो कोशिश हम यही करेंगे कि हम उसको यही बोलेंगे कि अपने पैसे इसको ऐसे गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करो जिससे आप क्या कर सको? सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कर सको। तो ये कंज्यूमर क्लास के लिए एक प्रोसेस है कंजप्शन, जिसमें हम कंज्यूमर को एक एक एडवाइस देते हैं कि भाई आपके पास पैसे कम है, ऐसी जगह पे ही खर्च करना जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल सके। अब अगला आता है टास्क प्रोड्यूसर का, सॉरी प्रोडक्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन का जब भी नाम आता है तो हम जाते हैं सीधा कहाँ पर? हम जाते हैं प्रोड्यूसर के पास। एक ऐसा इंसान जो जो
गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर बेचता है पैसा कमाने के लिए। ये अपने रिसोर्सेज वहां लगाएगा जहां पर ये चार पैसे जनरेट कर सके। सिंपल सा मीनिंग है बच्चों, ठीक है। प्रोड्यूसर ऑल्सो हैव ए लिमिटेड, इसके पास भी रिसोर्सेज कम है भाई, रिसोर्सेज सबके पास कम है, कंज्यूमर के पास पैसा कम है, इसके पास भी पैसे की शॉर्टेज है, इसके पास और भी बहुत सारी चीजें जिसकी शॉर्टेज पड़ी हुई है, ठीक है ना। दे हैव वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए बहुत वाइड रेंज है। और ये चाहता है कि अपनी फैक्ट्री के अंदर जो इनपुट ये यूज कर रहा है वो अपने इनपुट को इस प्रकार यूज कर सके ताकि खर्चा कम से कम आए, और कॉस्ट भी, जैसे खर्चा कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूमर के पास एक ही आइडियोलॉजी चलती है कि भाई हमको क्या करना है, हमको वही इनपुट्स खरीदने हैं जो सस्ते मिल जाए, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, ठीक है, प्राइस ज्यादा रखें, बाकी मार्जिन ज्यादा हो और पैसा कमा सके। हर प्रोड्यूसर का एक ही कॉन्सेप्ट है, लागत कम मुनाफा ज्यादा, लागत कम मुनाफा ज्यादा। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। कंजप्शन में हमारा कंज्यूमर क्या कोशिश कर रहा है, कम पैसों में ज्यादा सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में ये क्या सोच रहा है कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा। सब अपने अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये फैक्ट्री का सिंबल बना दिया है, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया नेक्स्ट प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारे पास चार फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चार फैक्टर्स के बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सर कैसे, देखो, लैंड बिल्डिंग नहीं रहेगा तो प्लांट कहाँ लगाओगे आप अपना, ठीक है। लेबर के बगैर काम कैसे चलेगा, बिना कैपिटल के आप मशीनें कैसे खरीदोगे, बिना आपके बिजनेस कैसे चल जाएगा, ये तो आप खुद हो गए। आप नहीं तो आपका कोई पार्टनर हो गया साथ में, आपके बगैर तो चीजें पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चार चीज के बगैर तो सर कुछ भी नहीं चल सकता। छोटी से छोटी रेडी लगाने के लिए भी जगह चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनें चाहिए और एक आप चाहिए, बिना इन चार के कैसे पॉसिबल है। तो इन चारों को क्या कहा जाता है, इन चारों को कहा जाता है फैक्टर इनपुट। क्या कहा जाता है बच्चों, फैक्टर इनपुट कहा जाता है, ठीक है। इन्हें फैक्टर इनपुट कहा जाता है। देखिए, अभी हमने कंजप्शन पढ़ लिया, हमने प्रोडक्शन पढ़ लिया। उस प्रोडक्शन प्रोसेस में मैंने आपको बताया था हमारा जो कंपनी का या फैक्ट्री ओनर है वो क्या करता है, वो रॉ मटेरियल यूज के उसको प्रोसेस करके आगे बेच देता है। लागत कम से कम लाने की सोच रहा है, मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। पर इस प्रोसेस में ये चीजें तो आप यूज करोगे, चीजें बिकेंगी, पैसा आएगा, तो क्या सब रख लोगे अपनी जेब में। आपने सामान बनाया, बेचा, ये सब भी यूज किया, अगर बिल्डिंग आपकी रही नहीं तो आप रेंट पे लेके बैठे होगे। आपने लेबर को क्या देनी है, सैलरी देनी है। सुनते रहो एक एक चीज को, आपको कहाँ पे क्या क्या देना है। यहाँ आपको इसका रेंट पे करना है, इस भाई की आपको सैलरी देनी है, ठीक है, ठीक है। अगर आपने कैपिटल अपना लगाया तो ठीक है, अगर बैंक से लिया होगा तो आपको यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। आप मालिक हो, आपको भी तो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। आप नहीं हो तो आपके साथ कोई काम कर रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए बच्चों, उसको चाहिए प्रॉफिट। इसे कहीं इंटरेस्ट पे करना है, कहीं सैलरी पे करनी है, कहीं रेंट पे करना है। कहने का मतलब है सारा पैसा आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, सामान बेचा, पैसा आया, उसे डिस्ट्रीब्यूट करो इन सब चीजों में। अच्छा, मतलब एक बात समझ में आई सर, एक छोटे से एग्जांपल से दे रहा हूँ। मान लो मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, मैं होटल चला रहा हूँ, उस होटल में मैं जितने भी बिक्री करता हूँ महीने के एंड में क्या सारा पैसा रख लूँ। मान लो वो रेंट पे चल रहा है जब वो होटल, तो रेंट तो देना पड़ेगा, इतने स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। होटल चलाया था बैंक से उधार लेकर, तो बैंक का उधार देना, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा आपको, फिर अपना प्रॉफिट भी अलग करना पड़ेगा। तो पैसे को बांटना पड़ता है। इन सबको पे करने के बाद जो बचेगा वो आपकी जेब में जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनकम पहले होती है जनरेट, ठीक है, और ये कैसे होती है, प्रोडक्शन करके। उसके बाद जो पैसा, पहले पैसा कमाया जाता है, पैसा कमाया, ठीक ठीक है, फिर उसको क्या करा जाता है, उसे बांटा जाता है। उसे क्या किया जाता है बच्चों, फिर उस पैसे को हम बांटते हैं, ठीक है, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, बांटते हैं। पर सर किसमें बांटते हैं, हम बांटते हैं एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जो चीजें यूज हुई हैं हम पैसा उसमें बांटते हैं, ठीक है। तो एजेंट कौन है सर, फिर एजेंट कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों एजेंट होते हैं जो इनके बगैर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ए पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो टू दी ऑनर ऑफ लैंड। एक तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, आपने क्यों रेंट पे कर रहे हो, क्योंकि आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उस जमीन को यूज किया है तो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। फिर पार्ट विल गो टू द लेबर फॉर दी रेंडरिंग देयर सर्विस। लेबर ने आपके यहाँ पर सर्विस दी है तो आपको उसको दिहाड़ी देनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी जाएगा, ठीक है।
और मान लो अगर आपने कैपिटल यूज किया है किसी का प्रोडक्शन प्रोसेस में, किसी से पैसा लिया है बैंक वगैरह से, तो आपको उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पैसा आप रख लोगे फॉर्म ऑफ प्रॉफिट में, अपने ही पास रख लोगे। तो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट तो होनी ही होनी है, पैसा कमा के अपनी जेब में रख नहीं सकते। चार पैसा कमाया है, सब क्या जेब में डाल लोगे भाई? अरे यार कुछ बांटना भी तो सीखो, बटना है तभी तो मुनाफा। देखो, रेंट पे करो, सैलरी दो, फैक्ट्री का रेंट, जो जिससे भी आपने पैसा उधार लिया है उसको ब्याज दो, बाकी मुनाफा अपनी जेब में डाल दो। देखो पैसा कैसे बढ़ते चला जाता है। तो बांटना पड़ता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया। पहले कंजप्शन, कंज्यूमर खाता है सेटिस्फेक्शन के लिए, प्रोडक्शन में कच्चे माल को कन्वर्ट करते हैं तैयार माल में, लागत कम मुनाफा ज्यादा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमने क्या पढ़ा कि जो हम पैसा कमाते हैं, हम जो पैसा कमाते हैं उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन चार एजेंट, इन्हें एजेंट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनको हम और भी आगे चल के डेप्थ में सीखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तब तक बच्चों। अब हम आ जाते हैं स्टैटिस्टिक पे। हमने अभी तक टर्म्स डिस्कस किए, छोटे छोटे टर्म्स हो गए हमारे डिस्कस। अब हम अपने स्टैटिस्टिक पे आ जाते हैं। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक के फंडे को समझते हैं कि क्या है स्टैटिस्टिक, क्या है। देखिए मेन जो है स्टैटिस्टिक, वो दो सेंस में देखी जाती है। सबसे पहला सेंस होता है हमारा प्लूरल सेंस। ठीक है, उसके बाद होता है सिंगुलर सेंस। दो सेंस में हम स्टैटिस्टिक के मीनिंग को जानते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया देता हूँ ताकि आपको समझ में आए स्टैटिस्टिक के बारे में। आम भाषा में स्टैटिस्टिक, देखो माइक्रो और मैक्रो में हमने क्या पढ़ रखा है कि वो प्रॉब्लम को इंडिविजुअल और इकोनॉमी एज ए होल पे सोल्व करते हैं, वो समस्याओं को सुलझाते हैं। पर समस्या को सुलझाने के लिए समस्या का डेटा भी तो होना चाहिए आपके पास। तो समस्या का डेटा कौन देगा? स्टैटिस्टिक देगा। सर किस तरह का डेटा देने की बात कर रहे हैं आप? बहुत ध्यान से सुनना। अगर मेरे को इस देश की बेरोजगारी की समस्या हल करनी है, तो उससे पहले ये भी तो जानना होगा ना कि देश में बेरोजगार कितने बैठे हुए हैं। वो कौन बताएगा? वो ये बताएगा। अगर मेरे को इस देश की पुअर्टी कम करनी है, तो उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि पुअर्टी है कितनी। कहीं डेथ रेट बहुत ज्यादा है, तो पता भी तो होना चाहिए कि डेथ रेट कितनी है। तो देश के अंदर बर्थ डेथ जितने भी डेटा कलेक्शन का काम है वो स्टैट्स करता है। उन्हें कलेक्ट करना, उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करना, मीन मीडियन मूड निकालना, ठीक है ना, उसको एनालिसिस करने के पार्ट में सब आ जाता है। तो ये सारा काम करता है। अब एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल और सुनिए। जैसे मान लीजिए आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने बोला अरे सर जी मैं तो बीमार हूँ, बुखार हो रखा है, ये हो गया वो हो गया। तो कहेगा चल ठीक है कोई बात नहीं, अभी एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी दवाइयां देता हूँ, पर कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, जाके इसको करवा लेना। अब टेस्ट जा गए, आप टेस्ट पैथ लैब में टेस्ट करवाने गए। अब वहां पे आपने टेस्ट कराया, टेस्ट वालों ने उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दी। अब उस रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर के पास आप वो रिपोर्ट लेके जाओगे, फिर वो देखेगा हाँ जी आप में ये परेशानियां हैं ये। तो इसमें जो लैब वाले हैं उन्होंने आपने पूरे आपके शरीर को एनालिसिस किया, और जो जो डिटेल निकाल सकती थी उन्होंने वहां पर फिल कर दिए। आपका इलाज करने का काम लैब वालों का नहीं है, वो डॉक्टर ही करेगा, बट आपकी रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दे दी। तो स्टैटिस्टिक भी हमारे देश के हर मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है कि ये बर्थ का, ये डेथ का, ये इसका, ये इसका, ये सारा डेटा तैयार कर देगा। सुलझाने का काम माइक्रो और मैक्रो को छोड़ देता है वो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इन शॉर्ट में। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिस्टिक के सिंगुलर और प्लूरल सेंस की। ठीक है, अगर आप इसको प्लूरल सेंस में समझते हो तो ये क्वांटिटी फैक्ट को कलेक्ट करता है और उसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है, ये चीजों को ग्रुप में इकट्ठा करता है। ठीक है, और अगर आप इसको सिंगुलर सेंस में समझना चाहते हो तो इसके कुछ मेथड्स पढ़ने हैं हमें बच्चों, और कुछ टेक्निक्स को समझना है जिसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे क्लासिफाई करते हैं, फिर उसे प्रेजेंट करते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर उसको हम दूसरे लोगों को बताते हैं। ठीक है, पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच। पहले कलेक्ट करो, फिर क्लासिफाई, फिर प्रेजेंट, फिर एनालाइज, फिर इंटरप्रेट, और सारा काम स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। इसीलिए इसको सिंगुलर, एक बार में एक काम होता है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, एक बार में एक पर वर्क चलता है। और प्लूरल सेल्स में ये डेटा को ना ग्रुप में इकट्ठा करता है। किसमें इकट्ठा करता है? ग्रुप में। चीजों को ये ग्रुप में करता है, इसलिए इसको प्लूरल सेंस में भी देखते हैं कभी कभी हम। किस सेंस में देखते हैं बच्चों? प्लूरल सेंस में। ठीक है, अब आइए मैं कुछ थोड़े से फीचर्स की बात करता हूँ। सिंगुलर समझ में आ गया, प्लूरल समझ में आ गया। सिंगुलर में 5 स्टेप है, हर काम को इंडिविजुअली करता है, इसलिए इसको सिंगुलर सेंस में ऐसे देखा जाता है। प्लूरल सेंस में क्या करता है? ये ग्रुप में इकट्ठा करता है, इसलिए प्लूरल सेंस में देखा जाता है। अब मैं कुछ फीचर्स की बात करता हूँ बच्चों। फीचर्स क्या है तो जल्दी जल्दी समझते हैं। देखिए पहला फीचर जो है हमारा है कि सबसे पहला जो फीचर है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। ये हर डेटा को ना, हर जानकारी को ग्रुप में इकट्ठा करता है, इसलिए इसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट कहते हैं। स्टैटिस्टिक डील विद द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, नॉट सिंगल आइसोलेटेड फिगर्स। फॉर एग्जांपल द एवरेज हाउस होल्ड इनकम इज एन एग्रीगेट। जब आप किसी हाउस होल्ड की एवरेज इनकम की बात करते हो तो ये एग्रीगेट फिगर हो गया, नॉट ए सिंगल इनकम फिगर। हम किसी सिंगल व्यक्ति की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ही नहीं करते, हमको चाहिए होती है जानकारी ग्रुप में। एक बच्चे के मार्क्स 40 आए, नहीं लिखेगा इकोनॉमिक्स। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 40 है,
हाँ, ये समझ में आया। एवरेज में पूरी क्लास के मार्क्स, यानी कि इसमें एक बच्चे की बात हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है? सर यहाँ बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। तो बस इतना समझो, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, ये सिंगल आदमी से डील ही नहीं करता। जब समस्याएं बड़े लेवल पर होंगी ये तभी लिखेगा, अदरवाइज ये नहीं लिखेगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ये हर चीज को नंबरों में लिखता है, हर चीज को नंबरों में लिखता है, ठीक है। कोई भी जानकारी होगी नंबर्स में लिखेगा, चाहे डेथ हो, बर्थ हो, एवरेज हो, कुछ भी हो, हर चीज को नंबरों में लिखता है। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ये ऐसे डेटा लिखने की कोशिश करता है जो ऑलरेडी मल्टीपल चीजों से अफेक्ट हो रखे हो। सिंगल चीजों से, देखो कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझो कि अगर कोई बीमार है, उसको सिंगल बीमारी है, तो उससे जुड़े हुए डेटा लिखो ही मत। अगर कोई बंदा पहले से ही बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा है, तो वो डेटा लिखो। तो वही जानकारियां लिखना जो पहले से ही बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो, डेटा बहुत सारी चीजों से अफेक्टेड हो, उसी जानकारी को आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट और क्या है। ये याद रखना बच्चों, एग्रीगेट फैक्ट हो गया, नंबरों में लिखना, चीजों को ग्रुप में इकट्ठा करना, बहुत सारे जो कॉजेज से अफेक्ट हो वो डेटा रिकॉर्ड करना, ये जो छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब समझते जाना है, एक्सप्लेन करते रहना है आपको एग्जाम में, ठीक है। सेलेक्ट, चेंज, चेंज। बच्चों नेक्स्ट, कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, डेटा कलेक्ट करने से पहले एक पर्पस होना चाहिए, बिना पर्पस के कोई भी डेटा नहीं माना जाएगा सही, ठीक है। पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप किसी के घर जा रहे हो और आप कह रहे हो कि सर आप अपने घर में मेंबरों का नाम पता सब कुछ लिखवा दो, तो पूछेगा क्यों आए हो घर पे, पर्पस बताना पड़ेगा। तो पर्पस होना चाहिए डेटा कलेक्शन से पहले, और हर काम आपको सिस्टमैटिक मैनर में करना है, ठीक है। तो ये जरूरी है, काम को सिस्टमैटिक मैनर में करोगे तभी डेटा किसी मतलब समझो तभी डेटा एक्यूरेट रहेगा, नहीं तो वो डेटा क्या माना जाएगा, बेकार माना जाएगा। प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, द डेटा पॉइंट्स आर पुट इन रिलेशन टू ईच अदर अदर फॉर कंपैरिजन, हम चीजों को एक दूसरे के स्थान पे प्लेस करते हैं ताकि कंपेयर कर सके। अब मैं आपको प्लेस रिप्लेस करने का बताता हूँ। जैसे पिछले साल एक कंपनी ने 10,000 कमाया, इस साल कंपनी ने 15,000 कमाया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को आसपास रखते हैं, पिछले साल की इनकम और इस साल की इनकम को आसपास रखेंगे। मैं इसका मतलब बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने 2015 में कमाया है 3 करोड़, ठीक है, 2016 में कमाया है 4 करोड़, ठीक है। तो हम आसपास इसलिए रख रहे हैं ताकि कंपेयर कर सके कि लास्ट ईयर के मुकाबले कितना पैसा एक्स्ट्रा कमाया गया है, ठीक है बच्चों। रीजनेबल एक्यूरेसी, डेटा जितना एक्यूरेट रहे उतना सही है, जितनी कम गलतियां उतना बढ़िया डेटा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ग्रुप, द कलेक्टेड डेटा सर्व टू रिप्रेजेंट ए लार्ज ग्रुप और पॉपुलेशन, नॉट जस्ट इंडिविजुअल यूनिट। जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारी क्रिकेट टीम जीत कर आती है वर्ल्ड कप वगैरह में, तो क्या कहते हैं ना, इंडिया जीत गया, क्योंकि हमारी टीम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ज्यादातर इसके जो डेटा होते हैं ना, वो बहुत एक किसी बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं कहता हूं कि इस क्लास के एवरेज मार्क्स 40 हैं, तो इसका मतलब है कि क्लास में अगर 80 बच्चे हैं, तो मैं मान के चलूंगा कि जितने बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स या तो 40 से कम है, या 40 से ज्यादा है, 40 के इक्वल है, यानी मैं पूरे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक साथ। तो यहाँ पर यही होता है, रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए ग्रुप, डेटा रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हमने एग्रीगेट, हमने क्या पढ़ा, क्या क्या फीचर्स पढ़े स्टैट्स के। पहली बात तो ये हर डेटा एग्रीगेट में करता है, नंबरों में शो करता है, ठीक है। मल्टीपल कॉज से इफेक्ट होने चाहिए, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में होने चाहिए, एक दूसरे के प्लेस पे होने चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और उसके बाद आपको वो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हो। ज्यादा नहीं, 5-6 याद कर लेना बच्चों एग्जाम से पहले, और उसी को डिफाइन करके चले आना। फीचर्स एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर नाउन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फंडा समझाया था। प्लूरल में मैंने क्या बताया था, प्लूरल में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टैटिस्टिक है वो चीजों को ग्रुप में इकट्ठा करता है ना। सिंगल बंदे की इंफॉर्मेशन लिखाएगा ही नहीं, अगर कोई सिंगल इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, ग्रुप में आएगी तो रिकॉर्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। अब यहाँ पे समझिए स्टैटिस्टिक का ना सिंगुलर सेंस में क्या सोचते हैं, इसको कब सिंगुलर सेंस में सोचा जाता है। देखो मैंने क्या बोला, ये इसके पांच स्टेप्स चलते हैं। पहले डेटा को कलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर प्रेजेंट करना, फिर एनालाइज करना, फिर इंटरप्रेट करना। ये 5 स्टेजेस में सारे काम को क्या करता है, डन करता है, और हर काम को सिंगल सिंगल टाइम करता है। पहले ये करेगा, फिर इसे करेगा, फिर इसे करेगा, फिर इसे करेगा, फिर एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता। पहले प्रोसेस में आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, फिर ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर प्रेजेंट होते हैं, फिर एनालाइज होते हैं, फिर इंटरप्रेट होते हैं। इसलिए इसको हर फॉर्म को सिंगल सिंगल करता है, इसलिए इसको सिंगुलर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, व्हाट आर द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक।
अब हमारे स्कोप क्या है वो समझते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा है। देखिए अब स्कोप के अंदर हमको पढ़ना है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तीन बातें हमें बैक टू बैक डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक में। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक में बच्चों हमें सबसे पहले पढ़ना है, स्टैटिस्टिक को हम कभी कभी साइंस के तौर पे भी देखते हैं और कभी कभी इसे कला के तौर पे भी देखते हैं, बोले तो आर्ट। कई बार हम इसे विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं? विज्ञान। कई बार इसे हम कला मानते हैं। पर सर क्यों इसे विज्ञान क्यों मानते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ये स्टैटिस्टिक स्टडी करता है न्यूमेरिकल डेटा पर और उसको बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करता है, आंकड़े इकट्ठा की और बहुत तरीके से अरेंज करता है, इसलिए इसको साइंस कहते हैं। देखिए आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल कितने तरीके से अरेंज कर रखी गई है, वैसे यहाँ पर सारे आंकड़ों को बहुत तरीके से अरेंज किया जाता है, इसलिए इसको कभी कभी साइंस कहते हैं। और आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया की हर समस्या को किसमें लिख देता है? कोई भी समस्या हो, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, स्टैटिस्टिक्स से रिलेट टू क्वांटिटेटिव, हर चीज को एक क्वांटिटी में कह सकते हो, नंबरों में लिख देता है। किसमें लिख देता है? नंबर्स में। हाँ, चाहे बेरोजगारी, चाहे महंगाई, चाहे कुछ भी हो, आपने जितना भी देखा होगा स्टैटिकल डेटा नंबरों में ही रिप्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको कला कहते हैं, आर्ट कहते हैं। दुनिया की हर समस्या को, हाँ कुछ समस्याओं से ये भी नहीं हो पा रहा, जैसे बेईमानी वगैरह हो गई, बेईमानी को नहीं लिख सकते नंबरों में, पर चाहे बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, मार्केट इश्यूज हो, पुवर्टी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, सर हर चीज को ये नंबरों में लिख देता है, इसीलिए इसे कला कहते हैं। क्या कहते हैं? कला। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक। हमने नेचर पढ़ लिया, नेचर में हमने एज ए साइंस और एज एन आर्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर में समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट मैटर में देखना आप सब। देखिए बच्चों नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक में एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है। ठीक है ना, कहने का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में, देखो जब हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं फिर उसे समझने की बारी आती है, उसका कोई निर्णय निकालने की बारी आती है। जैसे मैंने बताया कि एक क्लास में 80 नंबर का पेपर हुआ, ऑन एन एवरेज 50 नंबर आए, ऑन एन एवरेज 50 नंबर आए। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, एक क्लास में अगर मान लो 50 जो भी बच्चे हैं और एवरेज मार्क्स 40 आए हैं, 80 नंबर का पेपर था, 40 नंबर ऑन एन एवरेज आए हैं, बताओ ये अच्छे हैं गलत? सर 40 तो बहुत गंदे होते हैं। फिर मैं कहूँ कि ऑन एन एवरेज 60 आए हैं, सर थोड़े तो ठीक लगे, मतलब एवरेज लगे। सर 70 आए हैं, हाँ थोड़े ये अच्छे हैं। अब 70 आने का मतलब है कि क्लास में बच्चों के या तो 70 से कम है या तो हल्के से ज्यादा है या उसके बराबर चल रहे हैं मार्क्स, यानी क्लास अच्छा पढ़ रही है। ऑन एन एवरेज अगर 40 आए हैं, इसका मतलब है कि पढ़ाई बहुत खराब चल रही है बच्चों की। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होती है। इसमें हम आंकड़ों को समझने के लिए क्या करते हैं, कुछ मेथड यूज करते हैं, जैसे कि जैसे डेटा हमारा कलेक्ट हो जाता है, फिर उसे प्रेजेंट करते हैं। पहले हम चीजों को कलेक्ट करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं। मैंने बताया था ना, ये 4-5 स्टेप बताए आपको बैक टू बैक करके, है ना। हम चीजों को पहले कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, ठीक है, और डिस्पर्शन करते हैं, ठीक है, कोरिलेशन करते हैं, जैसे मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड। देखो मीन एवरेज वैल्यू है, ठीक है ना, और मोड मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट हो रहा है, मीडियन आपकी बीच की वैल्यू हो गई। तो ये कुछ ना कुछ आंकड़ों के बारे में ही कोई डिटेल देते हैं। जब आप डेटा में ये सब चीजें निकालते हो ना, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, डिस्पर्शन निकालते हो, पहले तो आप चीजों को सही से प्रेजेंट करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस के लिए देखो पहले तो कलेक्ट करो, प्रेजेंट करो कहीं पे, उसके बाद एनालिसिस मतलब समझने के लिए। अब आपको समझना है डेटा को, जो हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं ना बच्चों, फिर उसे समझना भी होता है कि वो कहना क्या चाहता है। उसके जब आप मीन, मीडियन, मोड निकालना शुरू करते हो, सेंट्रल टेंडेंसी में आप क्या निकालना शुरू करते हो, जब आप मीन निकालना शुरू करते हो, मोड निकालना शुरू करते हो, ठीक है, मीडियन निकालना शुरू करते हो, जब आप ये सारी चीजें निकालते हो, डिस्पर्शन निकालते हो, कोरिलेशन निकालते हो, तो ये सारा जो प्रोसेस है इसी को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहते हैं। क्योंकि जब आप एनालिसिस करने के लिए ये सारे टूल्स यूज करते हो, ठीक है, इन टूल्स को यूज करोगे तो डिस्क्रिप्टिव है। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को समझने के लिए ना सैंपलिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हम चीजों को समझने के लिए क्या करते हैं, सैंपलिंग। मैं आपको समझाता हूं बहुत आसानी से, फॉर लाइफ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माए हमारी जब चावल लेने जाती हैं, दुकान वाले के पास गई है, उसे कहा भैया 10 किलो चावल पैक करो, पर सैंपल दिखाओ, पहले कुछ चावल चेक कराओ। तो चावल उठाए, हाथ में रख के देखे, हाँ चावल बढ़िया है, पैक कर दो। अब इससे क्या समझ में आया, इतने से सैंपल से चुटकी भर चावल लिए, थोड़े से चावल लिए, चेक किए, आपको ठीक लगा, आपने कहा कट्टा पैक कर दो, बहुत सही चावल है। क्यों? क्योंकि वो सैंपल उस चावल के कट्टे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर वो अच्छा है तो हम मान के चलेंगे जो कट्टे में रखे चावल है वो भी अच्छे हैं।
तो आप क्या करोगे, पैक कर दो। मतलब एक सैंपल के बेसिस पे हम कंक्लूजन डन करते हैं। कभी कभी सीबीएसई चेकर स्कूल में आ गए, 50 बच्चे बैठे हैं, सबका टेस्ट तो नहीं ले सकते, 4 बच्चे खड़े कर दिए हमने, और पूरी क्लास हिस्ट्री की बैठी है। हमने हिस्ट्री के 4 बच्चे खड़ा किए, 4 सवाल पूछे 4 4 बच्चों से, और उन्होंने जवाब दे दिया, तो हम मान के चलेंगे पूरी क्लास पढ़ने में क्या है, अच्छी है। तो कभी कभी पूरे डेटा को समझने के लिए सैंपल के बिहाफ पर यह जजमेंट हो जाता है, तो इसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वहां पे समझने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, इसमें तो चुटकियों में काम कर देते हैं हम, तो इसे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन, कुछ बुराइयां, कुछ ऐसी चीजें जहां पर हमारा स्टैटिस्टिक सही तरीके से कह सकते हो वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है, पहला आइए देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हमारी इसमें है। लिमिटेशन में क्या क्या आता है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट को ही लिखता है, जो चीज नंबर में लिखी जा सके उसे लिख देगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। देखो मैं बताता हूँ, ईमानदारी, दोस्ती, विजडम, हेल्थ, जस्टिस, ये इन सबको लिखता ही नहीं है। वो कहता है यार ईमानदारी को मैं गिनती में नहीं लिख सकता, जिस चीज को मैं गिनती में नहीं लिख सकता, नंबर में लिख सकता है, मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। ये बेईमानी, ईमानदारी, दोस्ती, हेल्थ, जस्टिस, ये इन सब चीजों को इग्नोर करता है। वो कहता है मैं इसे लिख ही नहीं सकता। पर एक देश के लिए तो यार ये सब जरूरी है ना, ईमानदारी कितनी जरूरी है ना। सरकारी विभागों को देख के लगता है कभी कभी कि यार ईमानदारी बहुत जरूरी चीज होती है ना, क्योंकि जिस तरीके से करप्शन होता है ना भाई, तो कभी कभी लगता है कि ना थोड़ा ऑनेस्टी होना चाहिए, है ना। आप कहीं भी चले जाओ यार, सरकारी डिपार्टमेंट्स में ना एकदम लूट मार हो रखी है इस वक्त अभी, बस पैसा दो काम करवाओ, यही वाला हिसाब है। तो ये सब जरूरी है, बट यही है कि हमारा जो स्टैटिस्टिक है उसको लिखता नहीं है। क्यों नहीं लिखता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं इसको नंबरों में लिख सकता, ईमानदारी को नंबर में कैसे लिखूं, इसलिए मैं नहीं लिखता भाई। तो ये कुछ चीजों को, हर चीज को न्यूमेरिकली देखता है, तो इनको लिखता ही नहीं है। नेक्स्ट है एग्रीगेट, हर चीज को एक ग्रुप में चाहता है। अगर कोई समस्या ग्रुप में ना आए, कोई समस्या छोटे स्तर पे आ जाए, मना कर देगा। इसको मैं एक एग्जांपल समझाऊं, देखो मान लो एक डॉक्टर है, एक बच्चा आया उसके पास, सर चोट लगी है, डॉक्टर कह रहा है निकल यहाँ से, तेरा इलाज ही नहीं करूंगा। क्यों, तू सिंगल क्यों आया, जा अपने से 4 बंदे और पकड़ के लेकर आ। तो समझ रहे हो समस्या कितनी बड़ी है। मतलब बच्चे को पहले अपने से 4 बीमार और ढूंढने पड़ेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाना होगा, फिर वो इलाज करेगा। तो यहाँ पर यही सीन है। कुछ तो ऐसे कंक्लूजन है ना स्टैट्स के भाई, बहुत लाफेबल है, बस समझ ही नहीं आती, ठीक है ना। देखो, स्टैटिस्टिक स्टडी ओनली द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट, इट डज नॉट स्टडी स्टैटिकल फैक्ट रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट। ये किसी एक सिंगल यूनिट से डील नहीं करता है, ये सिंगल यूनिट से डील नहीं करता है, इसको चीजें ग्रुप में चाहिए होती है। एग्जांपल है, आप देख लेना। अगला है होमोजीनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, इसको हर चीज ना एक जैसी चाहिए। अब होमोजीनिटी का मतलब बताता हूं मैं, एक जैसा, चीजें एक जैसी चाहिए। अगर चार चार आंकड़े इकट्ठा किए हैं तो चारों एक जैसे होने चाहिए, अलग हुआ तो कहेगा रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो इस चीज को, ठीक है ना। तो इसलिए ना चीजों को क्या करता है, ये एक जैसा देखता है। मैं एक एग्जांपल इसमें लगाया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। क्या आप कपड़े को और चावल को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। इट बिकॉज द क्लोथ इज मेजर इन मैट्रेस एंड फूड ग्रेन इन टन्स, हम अपने फूड को टन्स में करते हैं, उसको मैट्रेस में करते हैं, और इसके बाद इट इज पॉसिबल टू कंपेयर देयर वैल्यूज इंस्टीड ऑफ द वॉल्यूम। तो कहने का मतलब है कि कोई वॉल्यूम में चल रहा है, कोई किसी और में चल रहा है, मेजरमेंट। देखो इसका यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताना चाह रहा है कि इन दोनों आंकड़ों को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। तो होमोजेनिटी कहता है कि आंकड़े एक जैसे होंगे तो कंपेयर करना क्या हो जाएगा, आसान। अच्छा, अगर 4 समस्याएं हमारे पास आती हैं, दो अलग है दो अलग है, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, इसलिए मत लो। यही तो प्रॉब्लम हुई, मत लो। समस्या है कि आपके पास डेटा आया और आप मना कर रहे हो उसको, आप सॉल्व नहीं कर, आप उसको कलेक्ट करके रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आगे माइक्रो मैक्रो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। आपको तो दिमाग में चढ़ा है कि कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है इसलिए हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करें। अरे भाई वो चीज कंपेयर नहीं हो पाएगी, उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है, ये होमोजेनिटी का मतलब है कभी कभी एक जैसी चीजें ढूंढता है। एक जैसी चीजें क्यों ढूंढी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्लास के अंदर मान लीजिए हम 8th क्लास का हमें एक चेक करना है कि रनिंग में कौन बहुत फास्ट दौड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 8th के बच्चों को ग्रुप बनाएंगे और उनकी रेस लगवाएंगे, फिर देखते हैं कि कौन कितना तेज दौड़ पाता है। अब यहाँ पर यह है कि हर चीज एक जैसी होनी चाहिए ताकि कंपैरिजन हो सके। तो होमोजेनिटी के चक्कर में, एक जैसे के चक्कर में ना, ये कई बार दो अलग डेटा को इग्नोर कर देता है, कहता है कंपैरिजन ही नहीं है, एक जैसा लेकर आओ, एक जैसा लाओ, वही रिकॉर्ड करूंगा, कंपेयर होऊंगा। कंपैरिजन का ऐसा भूत चढ़ा है इसके ऊपर कि उसके लिए ये आंकड़ों को एक जैसा ही चाहता है। अब पूछोगे क्यों, तो कहेगा कि इजी टू कंपेयर हो जाते हैं, इसलिए भाई हमको एक जैसे आंकड़े चाहिए। तो होमोजेनिटी का यही मतलब हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, 2 लिमिटेशंस हो चुकी हैं हमारी बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन है, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एन एवरेज। ये हर चीज को एवरेज बता देता है कि
एवरेज ये बहुत सही है। अब एवरेज का मैं आपको फंडा समझाता हूँ, देखना बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। एवरेज का कि रिजल्ट्स एवरेज में ही बताता है कि एवरेज एवरेज हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी एवरेज गलत भी होते हैं। कैसे? अभी इस चीज को ना आप एग्जांपल से समझिए आप। देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको इसमें क्लियर करता हूँ कि क्या है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए ये कंपनी है, मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी है, इसका 2020 का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। ये 3000 करोड़ है, ठीक है। 2021 का जो प्रॉफिट है वो 2000 करोड़ है, ठीक है। फिर 2022 का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना है? वो मान लो 1000 करोड़ है। अब बहुत ध्यान से समझना बच्चों बातों को, ठीक है। अब मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूँ, एवरेज, ठीक है। 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 6000 करोड़। अब उसको कितने साल हो गए? ये तीन तीन से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा? 2000 करोड़, ठीक है। ये हो गया आपका 2000 करोड़। कई बार क्या होता है कि इस केस में अगर आप चीजों को समझो, ठीक है। इस केस में क्या है कि जो एवरेज है, इस केस में जो एवरेज हमने निकाला अभी, उसमें 2000 करोड़ निकला। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका जो एवरेज मुनाफा है वो 2000 करोड़ है। कंपनी ने तो बोल दिया मार्केट के अंदर कि जी हाँ, मैं आपको एवरेज का फंडा समझा रहा हूँ। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एवरेज बेसिस, ठीक है। कई बार हमारे रिजल्ट्स ना एवरेज बेसिस पे तय हो जाते हैं। अब ये गलत कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए कंपनी कह रही है कि मेरा मुनाफा 2000 करोड़ है एवरेज पिछले 3 सालों का। अब बाद में थोड़ा सा हमने इसको समझने की कोशिश करी कि पिछले 3 साल से जो मुनाफा चल रहा है 3000, 2000, 1000, वैसे 3 2 1 का आप एवरेज निकालोगे तो आएगा 2000 करोड़ ही आएगा, क्योंकि 6000 को 3 से डिवाइड करोगे 2000 करोड़ आएगा। पर कंपनी कह रही है कि 2000 करोड़ वो सालाना कमा रही है और जबकि मुनाफा गिरते जा रहा है। अगर अगर हम पैटर्न ना समझे मुनाफे के, सिर्फ अब इस पे ध्यान दें कि 2000 करोड़ कमाती है, तो ऐसे तो भैया हम ऐसी कंपनी में पैसा लगा देंगे जो डूबती हुई कंपनी है। स्टैट्स का काम है एवरेज बता के छोड़ देना कि हाँ, इस कंपनी का मुनाफा 2000 करोड़ है। बाद में हम देखने जा रहे हैं तो उस कंपनी के पिछले 3 सालों से बस मुनाफे गिरते चले जा रहे हैं। तो यानी कि हम एक सिर्फ एवरेज के बेसिस पर अगर हम पैसा लगा दें तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो एवरेज हमेशा सही नहीं माना जाता है। अब मैं कह दूं कि एक क्लास में बच्चों के मार्क्स एवरेज 40 आए हैं, तो कईयों के तो 40 से ऊपर होंगे, बहुतों के 40 से नीचे भी होंगे। तो 40 देख के नहीं कह सकता कि क्लास पढ़ने में अच्छी है। बहुत सारे तो ऐसे 40 से नीचे होंगे बेचारे, कुछ तो एक आध दो ऐसे होंगे कि वो 10 15 पे गिरे होंगे, ठीक है। तो एवरेज कभी भी सही नहीं होता। उसके बाद अगर आप सही से चीजों को समझे ना, तो कई बार रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। गलत कैसे हो जाते हैं? मैंने आपको एक कंपनी का एग्जांपल बताया ना कि मान लो किसी कंपनी का 2022 का मुनाफा 3 करोड़ है, ठीक है। और 2023 का मुनाफा क्या है? 2 करोड़ है। 2024 का मुनाफा क्या है? 1 करोड़ है, ठीक है। 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। अब अगर 3 2 करोड़ 1 करोड़ को अगर एवरेज निकाला जाए, इसका एवरेज निकाला जाए तो एवरेज कितना आएगा? देखो, 3 2 5 1 6, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 करोड़, ठीक है। तो आपके हिसाब से एवरेज 2 करोड़ है। पर अगर आप सही से समझो, फिर क्या समझना है सर? 2022 में 3 करोड़ मुनाफा, 23 में 2 करोड़ और 24 में 1 करोड़। इस कंपनी का मुनाफा गिर रहा है, ये डूब रही है कंपनी। आपको तो बता दिया उसने कि 2 करोड़ एवरेज है, क्योंकि पिछले 3 साल का एवरेज 2 करोड़ तो निकल जाएगा। पर अगर सही से समझा ना जाए तो कई बार रिजल्ट्स जो निकलते हैं वो गलत निकल जाते हैं, गलत कंपनी में पैसा लग जाएगा भाई आपका, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, एवरेज सही नहीं होता। देखो यहाँ पे भी 2 करोड़ एवरेज सही नहीं है। आपके हिसाब से लग रहा है कि 2000 करोड़ कंपनी एवरेज कमा रही है, क्योंकि वो 3 साल का एवरेज 2 करोड़ दिख रहा है। बट एनालिसिस करो, डूबती कंपनी है भाई। कई बार रिजल्ट रॉन्ग निकल जाते हैं एवरेज के चक्कर में। और इसको सिर्फ एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं। ज्यादातर स्टैट्स के जो डेटा है वो एक्सपर्ट यूज करते हैं, आम आदमी समझ ही नहीं सकता। तो ये लिमिटेशंस है, ये बुराइयां हैं हमारी स्टैट्स की, और एग्जाम में लिमिटेशंस आती हैं। थोड़ी बहुत याद कर लो, जैसे एवरेज के रिगार्डिंग, रिजल्ट्स के रिगार्डिंग इनको एक्सपर्ट यूज करते हैं। थोड़े ये समझ लो बच्चों, ठीक है। और हमने क्या पढ़े थे अभी ऊपर? हमने और ऊपर से दो तीन पढ़े हैं, जैसे कि ये हर डेटा को क्या देखता है? एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा ना हो तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। ये हर चीज को नंबरों में रिकॉर्ड करता है, बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देता है, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी वगैरह हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, विजडम, हेल्थ, जस्टिस हो गया, इसको रिकॉर्ड नहीं करता। ये चीजों को एग्रीगेट ढूंढता है, सिंगल डेटा लिखता ही नहीं है। तो 4 5 याद कर लेना, एग्जाम्स के लिए इनफ रहेगा आपके, ठीक है। लिमिटेशंस जरूर करके जाना बच्चों।
और हाँ, एक और बुराई है इसकी, स्टैट्स की, प्रॉन टू मिसयूज। कहने का मतलब है कि कई बार स्टैटिस्टिक के डेटा का ना गलत यूज किया जाता है लोगों का। क्योंकि देखो, आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। मैं अगर किसी बच्चे को चिकनी मिट्टी दूं, मिट्टी, मैं तो दूंगा ले मिट्टी और कुछ बना के दिखा। अब उसके बाद दो ऑप्शन, या तो भगवान बना ले, या उसी मिट्टी से शैतान की एक वो बना ले और मूर्ति, और उसकी पूजा करना शुरू करते हैं। तो आंकड़े तो है, अब चाहे सही काम में लगा दो या गलत काम में लगा दो। ठीक है, आजकल तो चीजें ज्यादातर गलत काम में ही लग जाती हैं। ठीक है, अब आजकल बच्चों को भी पैसे दिए जो जा रहे हैं, बचपन से दिए जाते हैं, तो आगे चल के वो उसका मिसयूज ही कर रहे हैं। ज्यादा पैसा दे देने से क्या होता है, पहले तो अपनी जरूरतों की चीजें खरीदेंगे, उसके बाद फिर वो ऐसी चीजों पे चले जाते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजों के गलत यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टैट्स के भी कई बार गलत यूज हो जाते हैं। डेटा ही है, अच्छे हाथों में गया तो सही काम, और गलत हाथों में चला जाएगा। तो अगर मैं अपने लोगों का अकाउंट नंबर सरकार के पास जा रहा है, सरकार किसी स्कीम के तहत पैसा दे रही है उन्हें, तो ये ठीक है। पर वही अगर डेटा किसी स्कैम के हाथों में लग जाए या स्कैमर के हाथ में चला जाए, वो आपके पैसे निकाल लेगा, तो गड़बड़ भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। हम थोड़े से ना स्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि हमारे स्टैटिस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या है। वही फीचर्स के जैसा ही हो जाएगा बच्चों। देखो, सबसे पहली बात ये है कि सारी समस्याओं को ये किसमें दिखाता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, मतलब नंबरों में दिखाता है। हर समस्या को नंबरों में दिखाता है, ये इसका फीचर है, पहला फीचर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी इन दी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे प्राइस का मुद्दा हो, ठीक है, चाहे एक्सपोर्ट हमारा घट रहा हो, चाहे हमारी एक क्या कहते हैं फर्स्ट टास्क द इकोनॉमिक्स, जितने भी इकोनॉमिक्स हैं वो क्या करते हैं, चीजों को नंबरों में रिप्रेजेंट करते हैं। समस्या कोई भी हो नंबरों में दिखाओ। जैसे जब हम पैथ लैब के वालों के पास जाते हैं, जब हम अपना टेस्ट करवाते हैं, तो रिपोर्ट किस में आती है, नंबरों में आती है ना। रिपोर्ट नंबरों में आती है, क्योंकि अगर वो टेक्स्ट फॉर्म में आएगी तो डॉक्टर परेशान हो जाएगा रीड कर करके। इसलिए नंबर फॉर्म में रहती है तो बहुत जल्दी, हाँ ये इतना है, ये इतना है, वो एक झटके में बचा लेता है, हाँ क्या चीज खराब है क्या सही है, उस हिसाब से वो मेडिसिन आपको रिकमेंड कर देता है। तो समस्याएं अगर नंबरों में हो, अगर कोई भी समस्या अगर कोई भी समस्या किसमें हो, अगर समस्या नंबरों में हो, तो समझना क्या हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि किसी स्टेट का जो बर्थ रेट है या डेथ रेट है वो 100 है, तो पहले तो पता होना चाहिए कि डेथ रेट क्या होता है। 1000 बच्चों पे जो बच्चे मर जा रहे हैं, 1000 लोगों पे जो लोग मर जा रहे हैं, अगर किसी इलाके में लिखा है कि 100 एवरेज जो डेथ रेट है वो 100 है, इसका मतलब है 1000 लोगों पे 100 लोग मर गए। कितना आसान है समझना। अब इसी चीज को टेक्स्ट में लिख दो उठा के कि एक जगह है वहां पे 1000 लोग हैं और 1000 लोगों में से इतने लोगों की मौत हो गई। समझते रहो बैठ के, अब पढ़ते रहो किससे कहानियां। ठीक है, चलो बच्चों अगला। पहला है कि ये हर समस्या को नंबरों में लिखता है, ये इसका पहला फीचर है। समझने में आसानी होती है, चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं अगले फायदे क्या है। ठीक है बच्चों, अगला फायदा है, ये क्या करता है, ये इंटरसेक्टरल और इंटर हाँ टेम्पोरल कंपैरिजन करता है। देखो ये जो कंपैरिजन है और ये जो कंपैरिजन है, दोनों का अपना मतलब समझना। एक हर कंपैरिजन, जैसे मैं एक कंपैरिजन आपका यहाँ हो गया, और दूसरा आपका कहाँ हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा, एक मिनट बच्चों, इंटर बस वी आर द कंपेयर इंटरल कंपैरिजन, हाँ इंटरसेक्टरल कंपैरिजन हो गया आपका, और एक इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन हो गया। दोनों में कैसे कैसे है, जब आप तो एरिया वाइज कंपैरिजन करें तो वो इंटरसेक्टरल हो गया, और जब आप समय के अनुसार कंपैरिजन करें डेटा में, तो उसको इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन के लिस्ट में डाला जाता है। देखो, अब कहने का मतलब इंटरसेक्टरल क्या होता है, एरिया वाइज, जैसे हरियाणा में बर्थ रेट इतना है, पंजाब में बर्थ रेट इतना है, तो करो कंपैरिजन बैठ के कि किसका सही है किसका खराब। अब समय के अनुसार कैसे, पंजाब में डेथ रेट इतनी है सन 2024 में, 22 में इतनी थी, 20 में इतनी थी। जब आप चीजों को समय के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हो, तो वो हो जाता है इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन हो जाता है। देखो, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ए टाइम। जब आप चीजों को ओवर पीरियड ऑफ टाइम यानी समय के आधार पर कंपैरिजन करते हो, तो इस कैटेगरी में आओगे। एरिया वाइज करते हो तो इसमें आओगे। अब आप मुझे बताना, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली और हरियाणा की इनकम कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये हो गई। मैं दिल्ली की इनकम पिछले 10 सालों से कंपेयर कर रहा हूँ, तो अब इस कैटेगरी में आ गए। तो समझ में आ गया बच्चों, ये समय के आधार पर और वो क्षेत्रों के आधार पर कंपैरिजन होता है। वर्किंग आउट कॉज इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, हाँ स्टैट्स का एक काम है पहले ये पता लगाना कि कोई समस्या के कारण क्या थे। ठीक है, और आगे
परिणाम क्या होंगे? डॉक्टर बड़ी अच्छी चीज होती है। स्टैटिस्टिक का देखो, हमारे जो लैब वाले जब रिपोर्ट तैयार करते हैं हमारी, तो उसमें वो लिख देते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और इसके लिए हम आपको कई बार बहुत सारे लैब वाले सजेशन भी देते हैं कि आप में ये हमने टेस्ट में ये प्रॉब्लम पाई है, ये समस्या हमने देखी है। पहले तो ये देखेंगे, बताएंगे कि आपको ये समस्या हुई है इस कारण की वजह से, और अगर आपने सही से इलाज नहीं करवाया तो परिणाम ये होगा कि समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो वो फिर उसके बाद वो रेमेडीज भी बताते हैं कि आप ऐसे ऐसा कीजिए, कि इन डॉक्टर के पास चले जाइए, या हमारे खुद के अपने क्लिनिक्स हैं जहां पर हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं, वहां जाइए, वो आपका इलाज कर देंगे। तो पहले ये सब, कोई समस्या है, मान लीजिए कोई समस्या है, ठीक है, उस समस्या का होने का कारण क्या था, और नहीं करवाया आपने इलाज, तो परिणाम क्या निकलेंगे। ठीक है, तो वर्किंग आउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स ट्राई टू फाइंड आउट कॉज, पहले वो समस्या पता लगाते हैं, फिर ये पता लगाते हैं कि उसके परिणाम क्या निकलेंगे, डिफरेंट सेट्स ऑफ द डेटा, देन इनेबल देम टू अटेम्प्ट एन इफेक्टिव डायग्नोसिस, फिर उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, और उस प्रॉब्लम को, समस्या को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और एक अच्छा इफेक्टिव रेमेडीज बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमारी स्टैटिस्टिक डेटा प्रॉब्लम को पता लगाती है, और आगे क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो बताती है, और उसे सॉल्व करने के उपाय भी बताती है। तो ये हुआ ना एक फायदा स्टैटिस्टिक्स का। सिर्फ डेटा ही नहीं कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करके उसको सुलझाने के लिए भी सजेशन दो सामने वाले को, ये इसलिए एक फीचर और हो गया। अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी और इकोनॉमिक्स मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स हो गए, बहुत सारी थियरीज हो गई। जैसे हमारी कुछ थियरीज के मैं आपको नाम बता देता हूँ उसमें। जैसे आपकी जो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह हो गया। ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड है आपका, आपने क्या पढ़ रखा है लॉ ऑफ डिमांड में? आपने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ रखा होगा डिमांड चैप्टर में, कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है, और प्राइस अगर घट जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इनवर्स रिलेशन है। अब इस थ्योरी को, कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटता है, ये किसने किसने एनालिसिस किया होगा? स्टैट्स ने। इसने देखा कि जब जब प्राइस बढ़ रहा है, हम देखते हैं कस्टमर डिमांड कम कर दे रहा है, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ा दे रहा है, तो बन गई एक थ्योरी लॉ ऑफ डिमांड की। तो हमारे स्टैटिस्टिक क्या करता है, बहुत सारी थ्योरी कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला, फोरकास्टिंग करना। जैसे मानसून विभाग वाले बोलते हैं ना, कैसे बता देते हैं कि इस समय पर यहाँ पर बारिश होने वाली है, बहुत सारी हवाओं के हिसाब से बता देते हैं, नमी के हिसाब से बताते हैं कि हाँ बारिश वगैरह होने वाली है, कुछ पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से बता देते हैं। उन्हें वो जुआरी देखे हैं जो नंबर लगाते हैं, वो क्या करते हैं, उन जुआरियों का हिसाब होता है, पता नहीं कहाँ से दिमाग लगाते, कहते हैं इस पे लगा नंबर, 40 लगा, 85 लगा, 60 लगा। कहाँ से? रिकॉर्ड है भाई, एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने साल से खेल रहे हैं, और आज तक मैंने इनमें से किसी को ढंग से 6 कपड़ों में भी नहीं देखा। पता नहीं क्या कमाते हैं, कहाँ उड़ाते हैं, कहाँ जाते हैं, मैं समझ नहीं आया, पर फोरकास्टिंग बड़ी गजब की करते हैं। मैं एक दिन गया था सैलून में बैठा हुआ, मैं देखता हूँ बाजू में एक लिटा हुआ है, पीछे वाले से कहता है आज एक काम कर, तू पता है 80 नंबर लगा, एक पक्का जीत, एक 80 खरीद और 82 खरीद तू आज। जब वो कैसे बोल रहा है, उसको पता है कि पिछले 10-15 साल से लगा हुआ, डेटा कलेक्ट करके रखा है कि हाँ इस वीक के इस दिन पर ये नंबर निकलने के चांसेस हैं। तो इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग में भी क्या होता है, इतने पुराने डेटे रखे हैं हमारे स्टैटिस्टिक ने, कि जैसे मान लीजिए वो हर साल जान ले जाता है कि इस महीने में इस चीज का दाम बढ़ने वाला है, तो वो पहले ही फोरकास्ट करके बोल देगा कि हाँ इस महीने में फिर प्याज का, आलू का दाम बढ़ेगा, पिछले 10 सालों में इस महीने बढ़ रहा है तो इस महीने भी बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक्स डू फोरकास्टिंग थ्रू द स्टैटिकल स्टडी, जितनी भी स्टडी कर रखी है हमने उनके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। वी डू नॉट मीन सम एस्ट्रोलॉजर, हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो हाथ की रेखाएं देखकर बता देंगे कि ऐसा ऐसा आपके साथ होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, हम भविष्यवाणी करते हैं हाथ की रेखाओं और जादू के हिसाब से नहीं करते। जादू नहीं है इकोनॉमिक्स के पास, जादू नाम की कोई चीज नहीं है, डेटा है, रिकॉर्ड है कि ये इस समय पर घटेगा, ये समय पे बढ़ेगा। अगर मान लो जून के महीने में हर साल जो प्याज के रेट हैं अगर वो बढ़ते हैं, पिछले 10 सालों में बढ़े हैं, तो अगले साल भी बढ़ेंगे ही भाई। एक प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कहता है। तो इसी हिसाब से फोरकास्टिंग चलती है इकोनॉमिक्स में भी, वो बता देता है कि हाँ ये ऐसा होने वाला है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज में ये हेल्प करता है, जैसे कब टैक्स लगाना है, ठीक है, कब सब्सिडी देनी है। कैसे पता लगेगा टैक्स लगाना है? स्टैट्स बताएगा कि इस इलाके में मैंने लोगों की एवरेज इनकम चेक करी है, समय के साथ बढ़ गई है, तो सरकार कहेगी लगा दो टैक्स, फिर तो लगा दो इस इलाके में टैक्स। स्टैट्स डेटा दे देगा, और सरकार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो टैक्स इंपोज करवा देगी उस पर। ठीक है, यानी कि हमारे जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है, फिर उसकी तैयारी करने लग जाएगा कि चलो अब यहाँ पे टैक्स इंपोज करो, अच्छी इनकम है। और ये डेटा कहाँ से आया? स्टैट डिपार्टमेंट ने दिया ना डेटा। अब आगे
ये तो पॉलिसी सरकार की, चाहे टैक्स दे लगाने की पॉलिसी हो, सब्सिडी देने का मतलब हो गया कहाँ छूट देनी है, तो स्टैट्स बताएगा इस इलाके में गरीबी बहुत ज्यादा है, डेटा कवर किया है हमने, बहुत गरीब लोग हैं, इस इलाके को सब्सिडी दो, बिजली पानी राशन पे सब्सिडी दो, मुहैया कराओ पैसे। तो वो डेटा देता है, उस हिसाब से सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है। ठीक है। इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम, हमारी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कब आता है, जैसे डिमांड सप्लाई के बराबर कर दी जाए। ठीक है, डिमांड कब हो जाए, जब हमारी डिमांड बराबर हो जाती है सप्लाई के, किसके बराबर हो जाती है, सप्लाई के, जब डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाती है तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। और इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा स्टैट्स करता है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। देखिए, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रॉफिट। ठीक है। कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसको चाहिए सेटिस्फेक्शन। ये सब अचीव करवाने में भी हेल्प करते हैं हमारे स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट। ठीक है। तो यही है, एक इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम अचीव करवाने में देश में चीजें इक्वल रहें, प्राइस मेंटेन रहे, डिमांड सप्लाई के बराबर रहे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो, इन सब में भी ये हेल्प करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सर हमने बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करी हैं। अभी सबसे जो पहले हमने देखा कि हर समस्या को ये नंबरों में लिख देता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि फिर ये हमने क्या पढ़ा कि ये समय और क्षेत्रों के आधार पर तुलना करता है, ये कारण परिणाम बताता है, उसका सुझाव देता है। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये बहुत सारी थियरीज बनाता है, जैसे हमारी लॉ ऑफ डिमांड की थियरी हमने पढ़ रखी है, जो लॉ पढ़ा हुआ है वो भी इसी हिसाब से बना है। फिर ये फोरकास्टिंग करता है, हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पुराने डेटे के हिसाब से हम बताते हैं कि कौन सा आंकड़े सही है और कौन से आंकड़े, मतलब हम बताते हैं कि हाँ ये समस्या आने वाली है, ये समस्या नहीं आने वाली है। पॉलिसीज बनाने में, इक्विलिब्रियम अचीव करने में, ये सब चीजों में कौन हेल्प करता है, हमारा इन सभी चीजों में हमारी हेल्प करता है स्टैट डिपार्टमेंट। ठीक है। तो बच्चों इसी पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म, है ना। आप इस चैप्टर को अच्छे से देखिए। देखिए बहुत शॉर्ट में 10-15 मिनट में अगर मैं बताने की कोशिश भी करता हूँ, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, बच्चों मैं करने को तो 20 मिनट में पढ़ा दूं, पर मेरे प्यारे बच्चों हम कोई गाड़ी नहीं भगा रहे हैं, ये कोई मैराथन में इतना ज्यादा नहीं चल सकता। हम चीजों को समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो हमारा काम है अच्छे से समझाना। आजकल ये जो 10-10 15-15 20-20 मिनट की वीडियो का ट्रेंड चला पड़ा है ना, ये ट्रेंड अच्छा है नहीं। बस इसमें भगा के जा, अरे आप यही वीडियो 2x की रफ्तार पे देखो ना, आपको समझ में आएंगी। हम कम से कम चीजों को आपको बताने की तो कोशिश कर रहे हैं यार, हम अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, थोड़ा आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाइए। लॉन्ग वीडियो देख के आगे क्यों बढ़ जाते हो भाई क्या कर सकते हैं, हम पढ़ाते ही ऐसा है भाई। हमारा काम है आपको बहुत मेहनत से सिखाना। हमने अभी तक वो चीजें नहीं सीखी है कि 10-20-15 मिनट की वीडियोस में ट्रेंड बनाने के लिए, लाइक्स और सब्सक्राइबर पाने के लिए कुछ भी करो, नहीं वो चीज नहीं है। सिखाने उतरे हैं, सिखाएंगे मन से। हमारे ऑफलाइन में भी बहुत सारे प्रिंसिपल थे लाइफ में, अभी भी यहाँ पर प्रिंसिपल्स रहेंगे, है ना। तो चलो ठीक है बच्चों, अब थोड़ी से ना हम कुछ नई टॉपिक्स की ओर मूव करते हैं। खैर ये चैप्टर डन हुआ, सेकंड चैप्टर की ओर मूव करते हैं।